हर भारतीय घर में एक जैसी कहानी सुनाई जाती है। दादाजी कहते हैं नौकरी लगते ही घर खरीद लो। पापा कहते हैं किराया देना मतलब अपना पैसा किसी और की जेब में डालना। पड़ोस के अंकल हर मिलने पर एक ही सवाल पूछते हैं, अपना मकान लिया कि नहीं। जैसे एक फैसले से इंसान की पूरी काबिलियत तय होती है। कॉलेज के दो दोस्त हैं, एक ने नौकरी लगते ही लोन लेकर फ्लैट खरीद लिया, दूसरा अब भी किराए पर रहता है। हर फैमिली फंक्शन में पहले वाले की तारीफ होती है, दूसरे को हल्के में समझाया जाता है, उसे भी जल्दी सेटल हो जाना चाहिए, जैसे किराए पे रहना अस्थायी मजबूरी हो या कोई सोचा समझा फैसला नहीं। शादी के बायोडाटा में भी ये चीज साफ दिखती है। खुद का मकान वहाँ किसी उपलब्धि की तरह लिखा जाता है, जैसे इंसान की कमाई पढ़ाई स्वभाव से भी ज्यादा जरूरी बात। इसी सामाजिक दबाव में हजारों लोग हर साल जल्दबाजी में लोन साइन कर देते हैं, बिना ये सोचे कि ये फैसला उनके अगली 20 साल की सैलरी पर क्या असर डालेगा। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरी है। घर खरीदना कोई पाप नहीं है, लेकिन इसे हर हाल में सही फैसला मान लेना खतरनाक है। असली सवाल ये है कि घर खरीदना अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि किन हालातों में ये फायदेमंद है और किन हालातों में ये आपकी सारी बचत को दीवारों में दबा देता है। आज की वीडियो में हम कोई इमोशनल भाषण नहीं देंगे, हम सिर्फ नंबर देखेंगे। असली ईएमआई, असली टैक्स, असली मेंटेनेंस, असली निवेश के रिटर्न, और इस वीडियो के अंत तक आप खुद अपने शहर का हिसाब लगा पाएंगे। हम 5 हिस्सों में इस पूरे मामले को समझेंगे। पहला, घर खरीदने के वो खर्च जो कभी वापस नहीं आते हैं। दूसरा, प्राइस टू रेंट रेशियो नाम का एक जरूरी नंबर। और तीसरा, डाउन पेमेंट में छुपा हुआ नुकसान। चौथा, आजादी और मानसिक शांति की कीमत। और आखिर में एक असली उदाहरण जिसमें हम 10 साल का पूरा हिसाब लगा कर देखेंगे। सबसे पहले एक शब्द समझ लीजिए, एक ऐसा कॉस्ट जो वापस नहीं आने वाला है, यानी वह खर्चा जो एक बार जाने के बाद कभी वापस नहीं आता है। किराए में पूरा पैसा ऐसा ही होता है, ये सबको पता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि घर खरीदने में भी एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल उसी तरह गायब हो जाता है, बस उसे इन्वेस्टमेंट का नाम दे दिया जाता है। मान लीजिए आपने 70 लाख का फ्लैट लिया, 20% डाउन पेमेंट देकर और बाकी 56 लाख का होम लोन 8% ब्याज पर 20 साल के लिए ले लिया। आपकी ईएमआई बनती है करीब 47,000 रुपए महीना। पहले महीने में इसमें से लगभग 37,000 रुपए सिर्फ ब्याज में जाते हैं। सिर्फ 10,000 रुपए असल में आपका लोन कम करते हैं। ये अनुपात सालों तक ऐसा ही रहता है। 10वें साल तक भी आप अपनी ईएमआई का करीब आधा हिस्सा सिर्फ ब्याज में दे रहे होते हैं। 20 साल के पूरे लोन में आप बैंक को सिर्फ 56 लाख का मूलधन नहीं, बल्कि उसके ऊपर करीब 60 लाख रुपए सिर्फ ब्याज के तौर पर चुकाते हैं। यानी घर की असली कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की। ये हर साल नगर निगम को देना पड़ता है और इसकी दर आपके शहर के सर्किल रेट और घर के साइज पर तय होती है। बड़े शहरों में ये 15 से 50,000 रुपए सालाना तक जा सकता है। ये टैक्स आप जीवन भर देते रहेंगे, भले ही आपका लोन पूरी तरह चुक जाए। लोन खत्म हो सकता है, ये टैक्स कभी खत्म नहीं होता है। इसके बाद आता है सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज। ज्यादातर सोसाइटीज में ये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता है और हर 2-3 साल में बढ़ता रहता है। 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में ये 3 से 6,000 रुपए महीने तक हो सकता है। इसमें सिक्योरिटी, सफाई, लिफ्ट, पानी की सप्लाई, सिंकिंग फंड सब शामिल होता है, लेकिन ये पैसा भी आपकी जेब में कभी वापस नहीं आता है। फिर आता है रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्च, जो अक्सर सबसे कम आंका जाता है। आम नियम है कि घर की कीमत का 1 से 2% हर साल इसमें खर्च होता है। 70,000 से 1.5 लाख रुपए सालाना बैठता है। इसमें वाटर प्रूफिंग, पेंट, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक रिपेयर और वो अचानक आने वाले खर्च शामिल है जो कभी बजट में नहीं होता है। इसके अलावा होम इंश्योरेंस का प्रीमियम और घर खरीदते वक्त एक बार में लगने वाला रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी का खर्च भी है। ये राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। महाराष्ट्र में ये 5 से 6% है, दिल्ली में 6% के आसपास, कर्नाटक में 5% के करीब। 70 लाख के घर पर यह अकेला खर्च 3 से 4.5 लाख रुपए तक बैठ सकता है। अब इन सारे खर्चों जरा जोड़कर देखिए, ब्याज, प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस, रिपेयर,
इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन। ज्यादातर बड़े शहरों में ये कुल खर्च उसी घर के किराए के लगभग बराबर है या उससे भी ज्यादा बैठता है। मतलब साफ है, आप पैसा बर्बाद होने से बच नहीं रहे, ये बस इस बर्बादी की दिशा बदल रहे हैं। पहले मकान मालिक एक इंसान था, अब मकान मालिक के रूप में बैंक, नगर निगम, सोसाइटी मिलकर बन गए हैं। अब दूसरा है प्राइस टू रेंट रेशियो। अब बात करते हैं इस पूरे फैसले के सबसे जरूरी नंबर के ऊपर। ये निकालना बेहद आसान है। घर की कीमत को उसके सालाना किराए से भाग दे दीजिए। अगर पुणे में एक फ्लैट 50 लाख का है और वही फ्लैट सालाना 2.5 लाख रुपए में किराए में मिल जाता है तो रेशियो हुआ 20। आमतौर पर माना जाता है कि अगर ये रेशियो 15 से कम है तो खरीदना फायदेमंद है, क्योंकि किराया घर की कीमत के मुकाबले महंगा पड़ रहा है। अगर ये 20 से ज्यादा है तो किराए पर रहना समझदारी है, क्योंकि घर की कीमत उसके किराए के मुकाबले बहुत ज्यादा फूला हुआ है। बीच का हिस्सा यानी 15 से 20 के बीच दोनों तरफ का फैसला हो सकता है। अब देखिए असली शहरों के आंकड़े। मुंबई के कई इलाकों में ये रेशियो 30 से 40 के बीच पहुंच चुका है। बेंगलुरु के कुछ पॉश इलाकों में ये 25 से ऊपर है। गुरुग्राम और नोएडा के नए सेक्टरों में भी ये 20 से 25 के बीच घूमता है। इन शहरों का गणित साफ कह रहा है, किराए पर रहना और बचत को कहीं और बढ़ाना ज्यादा समझदारी है। दूसरी तरफ कई टीयर 2 शहरों और छोटे कस्बों में ये रेशियो 12 से 15 के बीच में है। इंदौर, कोयम्बटूर या लखनऊ जैसे शहरों के कई इलाकों में घर की कीमत किराए के मुकाबले अब भी संतुलित है। यहाँ घर खरीदना उतना जोखिम भरा नहीं है जितना महानगरों में है। यानी ये फैसला हर जगह एक जैसा नहीं होता है, ये पूरी तरह आपके शहर और इलाके पर निर्भर करता है। जब रेशियो बहुत ऊंचा हो तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि घर महंगा है, इसका मतलब ये है कि लोग घर सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि कीमत बढ़ने की उम्मीद में खरीद रहे हैं। ये एक तरह की सट्टेबाजी बन जाती है, भले ही इसे सुरक्षित निवेश कहा जाए। जब बहुत सारे लोग एक साथ यही सोच रहे हों तो कीमतें असली मांग से कहीं ऊपर चली जाती है। इसलिए ऊंचे रेशियो वाले शहर में किराए पे रहना कोई समझौता नहीं है, ये एक स्मार्ट फैसला है। आप उसी इलाके में उसी सुविधा के साथ उतने ही अच्छे स्कूल और दफ्तर के पास रह रहे हैं, लेकिन उस पूरी फूली हुई कीमत का बोझ आप पर नहीं है, वो बोझ मकान मालिक उठा रहा है, आप नहीं। अब बात करते हैं उस नुकसान की जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। डाउन पेमेंट की अवसर लागत। 70 लाख के घर के लिए 14 लाख रुपए डाउन पेमेंट में देने पड़ते हैं। ये पैसा अब घर के दीवारों में बंद हो गया। न इससे कोई मासिक कमाई होगी, न जरूरत पड़ने पर यह आसानी से निकाला जा सकेगा। अब सोचिए, वही 14 लाख रुपए अगर आप एक इंडेक्स फंड या डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक मुश्त लगा देते और वो हर साल औसतन 12% रिटर्न देता तो ये पैसा हर 6 साल में लगभग 2 गुना हो जाता। 20 साल में ये 14 लाख रुपए बढ़कर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता था, बिना कोई अतिरिक्त पैसा डाले। अब घर की दीवारों में फंसे उसी 14 लाख रुपए को देखिए। 20 साल बाद अगर घर की कीमत महंगाई की रफ्तार से भी थोड़ा ऊपर बढ़ी हो तो वो हिस्सा शायद 3 से 4 गुना बढ़ेगा, यानी करीब 50-60 लाख रुपए। ये भी बुरा नहीं है, लेकिन इक्विटी में लगे पैसे के मुकाबले ये रफ्तार काफी धीमी है और ये पैसा आप बीच में निकाल भी नहीं सकते हैं। अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय के डेटा में ये बार बार दिखाया है कि महंगाई हटाने के बाद घर की असली कीमत उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितना लोग मानते हैं। घर की कीमत 10 गुना होने की जो कहानियां आप सुनते हैं उनमें से ज्यादातर हिस्सा सिर्फ सालों की महंगाई और उधार के लीवरेज का असर है, कोई जादुई निवेश समझदारी नहीं। यही वजह है कि इस स्ट्रेटजी को किराए पर रहो और फर्क निवेश करो कहा जाता है। आप डाउन पेमेंट का पैसा और हर महीने घर खरीदने और किराए के बीच का फर्क दोनों को SIP में डालते जाते हैं। ये तरीका आपको लिक्विडिटी भी देता है और विविधता भी, ज्यादा रिटर्न की संभावना भी। ये किसी को घर से रोकने की बात नहीं है, ये सिर्फ आपको पैसे की सही जगह लगाने की बात है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज जिसकी कीमत नहीं दिखती है, आजादी। मान लीजिए किसी दूसरे शहर में एक बेहतरीन नौकरी का ऑफर आ गया, 50,000 रुपए महीना ज्यादा सैलरी के साथ। किराए पे रहने वाला व्यक्ति 1 महीने का नोटिस देकर सामान पैक करके 30 दिन में निकल सकता है, लेकिन घर के मालिक के लिए इतना आसान नहीं है। पहले घर बेचना पड़ेगा, ब्रोकर को 1 से 2% कमीशन देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स का हिसाब लगाना पड़ेगा और अगर मार्केट उस वक्त नीचे हो तो घाटे में बेचना पड़ सकता है। कई बार ये पूरी प्रक्रिया 6 महीने से 1 साल तक खिंच जाती है। इस दौरान वो व्यक्ति नई नौकरी में ज्वाइन नहीं कर सकता है या फिर 2 जगह किराया और EMI दोनों साथ में चुका रहा होता है।
और ये देरी और ये अतिरिक्त खर्चा दोनों उस बेहतर मौके की कीमत को कम कर देते हैं। घर खरीदकर आप एक तरह से अपनी इस आज़ादी के खिलाफ दांव लगा रहे होते हैं। आज की दुनिया में जहां करियर के मौके शहर बदलते रहते हैं, वहां आज़ादी सिर्फ सुविधा नहीं है बल्कि एक असली फाइनेंशियल एसेट है। किराए पर रहना आपको ये ऑप्शन खुला रखने देता है। आप अपनी जिंदगी के अगले मोड़ में जहां भी बेहतर मौका मिले बिना किसी भारी नुकसान के पहुंच सके। अब वो सवाल जो हर बार कमेंट सेक्शन में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन किराया तो हर साल बढ़ता है, EMI तो फिक्स रहती है। ये बात भी पूरी तरीके से सही है और ये घर खरीदने के पक्ष में एक मजबूत तर्क भी है। एक फिक्स्ड रेट होम लोन सच में महंगाई के खिलाफ एक तरह की सुरक्षा देता है, लेकिन याद रखिए सिर्फ EMI फिक्स रहती है, बाकी सब कुछ नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स हर साल बढ़ता है क्योंकि नगर निगम को ज्यादा रेवेन्यू चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ता है। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मजदूरी और सामान की कीमत भी बढ़ती है। यानी आप महंगाई से पूरी तरीके से बचे नहीं हैं, बस अलग अलग रास्तों से उसका असर झेल रहे हैं। और जो पैसा किराए में बचता है, अगर वो हर महीने SIP में जाता तो वो निवेश भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जितनी तेजी से किराया बढ़ता है, बल्कि अक्सर उससे भी तेजी से। मान लीजिए किराया हर साल 8% बढ़ रहा है, लेकिन आपका SIP औसतन 12% रिटर्न दे रहा है। समय के साथ ये फर्क आपके पक्ष में और बड़ा होता जाता है। मैं यहाँ कुछ छुपाना नहीं चाहती कि EMI फिक्स होना एक असली फायदा है। ये मानसिक शांति देता है। आप जानते हैं कि अगले 20 साल की किस्त कितनी रहेगी, लेकिन फाइनेंस में मानसिक शांति और सबसे ज्यादा रिटर्न दोनों हमेशा एक साथ नहीं चलते। कई बार बेहतर रिटर्न के लिए थोड़ी अनिश्चितता झेलनी पड़ती है और वहीं असली फैसला लेना पड़ता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपना घर होने से एक सुरक्षा मिलती है, कोई आपको घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता है। ये बात भी सही है और इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन इस भावनात्मक सुरक्षा की एक कीमत होती है और वो कीमत हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। ये फैसला सिर्फ नंबरों का नहीं है बल्कि इस चीज का भी है कि आपको अपने लिए क्या चाहिए। अब बात करते हैं उस मेहनत की जिसका हिसाब किसी सीट में नहीं आता है। घर के मालिक के लिए वीकेंड अक्सर आराम का नहीं होता है, बल्कि हार्डवेयर की दुकान का दिन बन जाता है। कभी नल ठीक करवाना है, कभी पेंट का काम कराना है, कभी सोसाइटी की मीटिंग में झगड़ा सुलझाना है। RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग में भी अपने आप में एक अलग तनाव है। पार्किंग को लेकर झगड़ा, मेंटेनेंस बढ़ाने पर बहस, किसी पड़ोसी की शिकायत, ये समय और मानसिक ऊर्जा को खींच लेता है जो शायद परिवार के साथ या अपने काम में लगाई जा सकती थी। और फिर वो अचानक आने वाले खर्च और तनाव जो सबसे ज्यादा थकाता है। रात के 12 बजे पानी की टंकी लीक हो जाए या मानसून में छत से पानी टपकने लगे तो ये सिर्फ पैसे का चुनाव नहीं है, ये नींद उड़ाने वाली टेंशन भी है। ये जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी होती है, कोई और इसे नहीं संभालेगा। अब वही स्थिति किराएदार के लिए देखिए। नल टपके, पंखा खराब हो या पानी की मोटर बंद हो जाए तो सिर्फ एक कॉल करनी होती है। ठीक करवाने की जिम्मेदारी, उसका खर्चा, उसकी टेंशन तीनों मकान मालिक का है। ये समय, यह मानसिक शांति किराएदार अपने काम में, अपने सेहत में, अपने परिवार के बीच में बिता सकता है। अब एक उदाहरण देखिए। ये सब समझने के लिए एक असली उदाहरण लेते हैं। अजय और नेहा दोनों की सैलरी बराबर है, दोनों के पास 14 लाख रुपए की बचत है, दोनों हर महीने घर में 45,000 रुपए तक खर्च करने को तैयार। अजय घर खरीदने का फैसला करता है और नेहा किराए पर रहने का, बाकी पैसा निवेश करने का फैसला करते हैं। अजय अपने 14 लाख रुपए डाउन पेमेंट में लगाता है और 56 लाख का लोन लेकर 70 लाख का फ्लैट खरीदता है। 10 साल बाद उसने बैंक को करीबन 54 लाख रुपए सिर्फ ब्याज में दे दिए। साथ में टैक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर मिलाकर करीब 20 लाख रुपए और खर्च हो चुके हैं। उसका घर मान लीजिए 6.5% सालाना दर से बढ़ा, अब करीब 1,30,00,000 का हो चुका है। नेहा दूसरी तरफ उसी इलाके में एक तुलनीय फ्लैट किराए पर लेती है। शुरुआत में 25,000 रुपए महीना, जो हर साल थोड़ा बढ़ता है। वह अपने 14 लाख रुपए और हर महीने बचने वाला फर्क दोनों को इक्विटी SIP में डालती है। 10 साल बाद 12% औसत रिटर्न मानते हुए उसका निवेश बढ़कर करीब 1,80,00,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका होता है। 10 साल बाद तुलना करें तो अजय के पास करीब 1,30,00,000 की एक संपत्ति है
है, लेकिन वो पूरी तरह घर में बंधी हुई है और उसे बेचे बिना इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। नेहा के पास करीब 1,80,00,000 रुपए का निवेश है जो पूरी तरीके से लिक्विड है, कभी भी थोड़ा निकाला जा सकता है या और किसी और शहर या इलाके पर निर्भर नहीं है। ये उदाहरण किसी को ये साबित करने के लिए नहीं है कि किराए पे रहना हमेशा जीतता है। अगर उस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है या इक्विटी मार्केट में लंबा सुस्त दौर आता है तो नतीजा बदल भी सकता है। ये उदाहरण सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि ये फैसला उतना एक तरफा नहीं है जितना हमें सिखाया गया है और नंबर देखे बिना कोई भी तरफ चुनना जोखिम भरा है। अब घर कब खरीदना सही है? आखिरी बात, अब ये मत सोच लीजिए कि मैं घर खरीदने के खिलाफ। कुछ हालातों में बिल्कुल सही फैसला है। अगर आप अगले 10-12 साल उसी शहर में बसने वाले हैं, अगर आपको घर को अपनी मर्जी से बदलने सजाने की आजादी चाहिए और अगर आपके शहर का प्राइस टू रेंट रेशियो 15 से कम है तो खरीदना समझदारी है। घर एक जरूरत है, रहने की जगह है, अगर सही कीमत पर मिले तो एक अच्छा फैसला भी है, लेकिन ये कोई गारंटी वाला रिटायरमेंट प्लान नहीं है। इसे सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, बायोडाटा में क्या लिखेंगे या समाज का दबाव। एक बड़ा महंगा घर खरीदना उतना ही एक कंजम्पशन फैसला है जितनी महंगी गाड़ी खरीदना। असली दौलत घर के दीवारों से नहीं बनती है बल्कि उन एसेट से बनती है जो आपको कमाई देते हैं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आपका अपना बिजनेस। घर एक ऐसी संपत्ति है जिसके लिए आप पैसे देते हैं। ये फर्क छोटा है लेकिन 20 साल में यही तय करता है कि आप हाउस रिच कैशपुर रहेंगे या फिर असल में आजाद और लिक्विड बनेंगे। तो अगली बार जब आपको लगे कि घर खरीदना ही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है तो एक बार रुक कर नंबर जरूर चेक कीजिए। अपने शहर का प्राइस टू रेंट रेशियो निकालिए, ब्याज, मेंटेनेंस के असली खर्चे को जोड़िए। अगर इस वीडियो ने आपको अपने घर के फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए आपके शहर में ये रेशियो कितना निकला। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपने पैसों का हिसाब खुद रखिए। किसी और की सलाह पर आंख मूंद कर नहीं।